हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के पार्ट 2 की। अभी तक हमने जो पढ़ लिया था वो आपके सामने लिखा हुआ है, विच इज बायो-सावर्ट लॉ। जब हमने देखा कि रिलेट करता है कि एक करंट कैरिंग वायर से या करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। और इसको, ये फॉर्मूला जो हमने यूज किया, इसको यूज करके हमने एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी हमने देखी थी कि अगर डीएल क्रॉस आर, डीएल एक एलिमेंटल लेंथ है जो करंट की डायरेक्शन में होती है। डीएल क्रॉस आर अगर आप करते हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर एक स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर में आप अगर करंट की तरफ अपना थंब रखते हैं तो जो फिंगर को कर्ल करने पे आपको जो सर्कल मिलता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो हैं वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। या फिर हमने ये भी देखा था कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है या वायर है जो सर्कुलर फॉर्म में है और उस लूप में अगर करंट फ्लो होती है और उसकी वजह से हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो हमने बोला था कि इस बार आप लूप की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए और जो थंब है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। क्लियर है बात। इनसाइड इनसाइड द लूप, ये हमने बात करी थी। जो फाइनाइट वायर या स्ट्रेट वायर के लिए हमने फॉर्मूलाज फाइंड किए थे वो ये 3 फॉर्मूलाज थे। फाइनाइट वायर के लिए आपने फॉर्मूला जो लिखा था वो लिखा था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या थी, दिस डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज नीडेड फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। दूसरी बात, ये अल्फा और बीटा, अल्फा कौन सा एंगल था जो करंट की डायरेक्शन में इसके टॉप पॉइंट को मिलाता था फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, जो इसका टॉप पॉइंट है उसको इस पॉइंट से मिलाने वाला एंगल अल्फा कहलाता था और ये एंगल इस तरीके से मेजर किया जाता था। बीटा वो एंगल था जो इस पॉइंट को इसके लास्ट एंड से मिलाता था। लास्ट एंड मतलब जहां से करंट निकला है या करंट की अपोजिट डायरेक्शन वाला एंड, और उसको मेजर भी करेंगे उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी बातें। इसको यूज करके हमने सेमी इनफाइनाइट वायर को के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। ऐसा क्यों? क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए अगर अल्फा देखा जाए जो इसके टॉप पॉइंट को मिलाएगा, ये तो इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर के अगर टॉप पॉइंट को आपको मिलाना है तो ये भी इनफाइनाइट पे जाना चाहिए। तो ये एंगल बनेगा 90, विच इज अल्फा इज 90 डिग्री। और यहाँ बीटा 0 है क्योंकि ये ऑलरेडी इसके लोअर मोस्ट पॉइंट पे मिला हुआ है। तो बीटा 0 ये हमने जब रखा तो हमें आंसर मिला म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। तो इस फॉर्मूला को यूज करने की कंडीशन क्या है कि ये जो पॉइंट है ये इसके लोअर एंड से बिल्कुल पास में होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए, है ना। हमने बोला था कि अगर ये पॉइंट यहाँ कहीं होता तो फॉर्मूला ये नहीं लगता, तब हम यही फॉर्मूला यूज करते। इसमें इस पॉइंट पे अल्फा तो अभी भी 90 होता लेकिन बीटा यहाँ पे 90 नहीं होता, यहाँ पे बीटा की कोई वैल्यू रखी जाती। ठीक है, अगर इनफाइनाइट वायर है तो दोनों तरफ एंगल इस बार 90 90 बनेंगे। जब 90 90 है तो फॉर्मूला बनेगा आपके पास म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। डी के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्ट्रेट वायर। कई बार गलती इसमें हो जाती है, हमेशा डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है बात। तो चलिए, जो हमने पढ़ा उस पर बेस कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया बहुत आसान सा क्वेश्चन, कह रहा है ये कि करंट कैरिंग वायर इस तरीके से है, यहाँ से इस डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और ये पॉइंट ऐसा है कि जो एंगल बन रहे हैं वो 60 डिग्री यहाँ बन रहा है और 30 डिग्री यहाँ बन रहा है। करंट की डायरेक्शन है ऊपर। तो आप मुझे बताएंगे कि अल्फा कितना है और बीटा कितना है। सीधा सीधा दिख रहा है, दिस अल्फा इज 60 डिग्री एंड बीटा इज 30 डिग्रीज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं। The answer will be B equal to mu naught I by 4 pi d sin alpha plus sin beta, which is sin 60 plus sin 30। जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आता है वो आराम से लिखा जा सकता है। क्लियर है बात। अब सोचो अगर यही इसी क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसा दे देता, ये करंट कैरिंग वायर है और इस बार जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपको फील्ड फाइंड करना है। क्लियर है बात। और इस बार ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है ए।
जो एंगल्स आपको दे रखे हैं वो ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, और ये जो एंगल आपको दे रखा है ऊपर वाला फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज आल्सो 30 डिग्री। क्लियर है बात? अब आपसे पूछा गया कि बताइए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखा जाए, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखा जाएगा। तो इस बार अल्फा और बीटा क्या क्या लेने चाहिए, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस वायर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहिए। अब हमें पता है कि एंगल जितने भी हमने मेजर किए हैं वो इस परपेंडिकुलर से मेजर किए हैं, तो यहीं से मेजर करना चाहिए एंगल को भी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो भी ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं समझ में आती है कि दिस इज डी, जो हमें फॉर्मूला में यूज करना है, और वो डी में यहाँ पे लिख सकता हूँ a cos 30 के बराबर। क्लियर है बात? आराम से देख पा रहे हैं, दिस कंप्लीट लेंथ इज a, ये वाली लेंथ a है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि d इक्वल टू a cos 30। ठीक है। अच्छा, अल्फा जो आपने लिखा, जो टॉप पॉइंट को मिलाता है, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मतलब इस पॉइंट को मिलाने वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक, कौन सा एंगल हो जाएगा? ये वाली लाइन परपेंडिकुलर से एंगल कितना बना रही है? ये 60 डिग्रीज एंगल बना रही है, और मेजर भी इसी तरफ करते हैं, तो यस दिस इज अल्फा इक्वल टू प्लस 60 डिग्री। ठीक है। बीटा, बीटा को कैसे मेजर किया जाता था? लोअर मोस्ट पॉइंट से मिलाने वाला, तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट है और ये आपका पॉइंट है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है ये है आपका बीटा। लेकिन सोचो, क्या हम बीटा अभी तक नीचे की तरफ मेजर कर रहे थे ना? बीटा हमने ऐसे मेजर किया था ना, इस डायरेक्शन में बीटा मेजर किया था। तो ये जो एंगल बन रहा है ये इस परपेंडिकुलर से ऊपर की तरफ बन रहा है 30 डिग्री, इसलिए मैं इसे बोलूंगा कि बीटा इज माइनस 30 डिग्री। माइनस क्यों बोला? क्योंकि बीटा एक्चुअली मेजर किया जाता था इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर से नीचे की तरफ, जबकि यहाँ पे यह है उल्टा, ये एंगल जो है वो परपेंडिकुलर से ऊपर की तरफ बन रहा है 30 डिग्री, इसलिए हमने इसको लिखा माइनस 30 डिग्री। क्लियर है बात? तो ये इसमें टफेस्ट लेवल का एक क्वेश्चन बन सकता है, जो मैक्सिमम इसमें चेंजेस कर सकते हैं वो ये हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है। तो बस अब देख लीजिए फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जब आप लिखेंगे b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, d की जगह लिखा जाएगा a cos 30 डिग्री साइन अल्फा साइन 60 माइनस साइन 30। माइनस क्यों आ गया? क्योंकि साइन ऑफ माइनस 30, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो एक्चुअली माइनस साइन थीटा होता है, तो मैंने अंदर साइन माइनस 30 की जगह माइनस साइन 30 लिख दिया। क्लियर है बात? इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और, कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है ऐसा, तो इस बार पॉइंट दे दिया आपको यहाँ पे, बिल्कुल इस वायर के सामने की तरफ पॉइंट है, तो बताइए अब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे कितना होगा? कितना होगा? बोलो जल्दी से। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। क्यों ऐसा? आप दो तीन तरीके से देख सकते हैं। सीधे पहली बात तो अपन सीधा देख लेते हैं बायो सावर्ट लॉ से। वो क्या कहता था कि डीएल क्रॉस आर, ये बनेगा डीएल और यही बनेगा आर, तो डीएल क्रॉस आर दोनों सेम डायरेक्शन में है, वैसे ही 0 हो रहे हैं, तो आप चाहें तो बायो सावर्ट लॉ से देख लें, या फिर आप देख सकते हैं अपना फॉर्मूला से फाइनाइट लेंथ वाला, जिसमें वो कहता है कि अल्फा और बीटा अपने को चेक करने होते हैं। यहाँ पे अगर अल्फा देखें तो ये अल्फा बन रहा है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट है, अल्फा 0 हो रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। यहाँ से देखें बीटा तो वो भी 0 डिग्री है, जब अल्फा और बीटा दोनों ही 0 है तो फाइनल आंसर भी आपको 0 डिग्री ही 0 मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी एक वायर की लेंथ पे ही पॉइंट हो जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, तो पॉइंट पे फील्ड कितना होगा? 0 होगा। क्या आप कह सकते हैं कि एक्चुअल पॉइंट पे फील्ड कितना होगा? 0। जो लेंथ है उसी के अलोंग पॉइंट अगर है तो फील्ड उस वायर की वजह से वहां पे होने वाला है 0। ध्यान रखिएगा ये बात, आगे हम क्वेश्चंस में से यूज करेंगे। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है a long straight wire, a long straight wire, long जब भी आ गया मतलब वो इनफाइनाइट वायर की बात कर रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे कि जब ये लिखा आएगा एक लॉन्ग वायर है, मतलब वायर कैसा है? वो इनफाइनाइट वायर। ठीक है। तो a long straight wire carries an electric current of 2 ampere
आई आपको दे दिया 2 एम्पियर के बराबर। द मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, बी की बात हो रही है। तो द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द वायर इज, आसान सा सवाल है। ये आपको करंट दे रखा है आई, यहाँ से 5 मीटर पे आपसे पूछा है बताइए कितना इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, या बी कितना है। लॉन्ग वायर इनफाइनाइट वायर फॉर्मूला याद है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। आपको डी दे रखा है 5, आई दे रखा है आपको 2। आप आंसर यहाँ से बता सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज एस्टेब्लिश्ड इन अ लॉन्ग वायर। फिर से बोल दिया लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट वायर की बात हो रही है। 10 एम्पियर करंट आपको दे रखा है along पॉजिटिव z एक्सिस। ओके, करंट की डायरेक्शन भी दे दी यहाँ पे, पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ ये करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड B एट अ पॉइंट, B आपको फाइंड करना है एट 1,0,0 पे। ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है ना, y और z कोऑर्डिनेट 0 है, पॉइंट एक्स एक्सिस पे। तो चलिए जल्दी से बना देते हैं कुछ ऐसा। जो करंट है वो यहाँ से बाहर आता हुआ है ऐसा, ये x है, ये y है, z परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, मैंने वहां डॉट बता रखा है सर्कल लगा के, विच इज करंट इज आउटसाइड द प्लेन, पॉजिटिव z एक्सिस। ठीक है, यहां से आपको पूछा गया 1 मीटर डिस्टेंस पे, मतलब इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये पॉइंट आपका P, डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर, और दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि z एक्सिस से x एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा सीधा आप आंसर बता सकते हैं। आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। डी आपको दे रखा है 1 मीटर, आई आपको दे रखा है 10 एम्पियर्स, पर यहाँ पे डायरेक्शन भी पूछा गया है, तो डायरेक्शन कैसे बताएं? तो याद है आपको डायरेक्शन, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? थंब रखिए आप करंट की डायरेक्शन में, थंब को रख दिया करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, मतलब आप अपनी तरफ रखेंगे स्क्रीन से बाहर आता हुआ। ओके, अब आपको अपने फिंगर्स को एक्सटेंड करना है टुवर्ड्स द पॉइंट, तो पी की तरफ आपने इसको एक्सटेंड किया इस तरफ। अब जो आपकी पाम की डायरेक्शन है, वो पाम की डायरेक्शन ऐसी है, वो आपको देगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपका जो यहाँ आंसर आएगा वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग plus y axis. This will be the direction of magnetic field. क्लियर है बात? चलिए, आप चाहें तो इसे डीएल क्रॉस आर से भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे वो सर्कल वाली बात से भी कर सकते हैं। करंट की तरफ आपने थंब रखा, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आपको पॉइंट चाहिए इस तरफ, यहाँ पे अगर कर्ल करेंगे तो देखिए फिंगर्स ऊपर की तरफ आती है, तो फिंगर्स ऊपर की तरफ आ रही है मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ आ रही है, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कुछ ऐसा, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, इसी प्लेन में, स्क्रीन की ही प्लेन में एक आपको फ्रेम बना के दी है वायर की। फ्रेम कैसी है कि एक स्क्वायर फ्रेम बना दिया एक वायर से, यहाँ पे 2 वायर्स और कनेक्ट कर दिए जिससे करंट सप्लाई हो रहा है और फाइनली करंट फ्रेम में घूम के बाहर आ रहा है। तो देखिए अब जब करंट चलेगा यहाँ पे तो कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इस तरफ चलेगा, जो ऐसे होता हुआ फाइनली यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये इसमें करंट की डायरेक्शन रहेगी। आपसे पूछा गया है कि बताइए सेंटर पे जो पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस वजह से। अब सबसे पहले अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा, साइड आपको दे रखी है, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। ठीक है, साइड ए आपको दे रखी है। अब सबसे पहले अपने को इसमें जो स्क्वायर फ्रेम है उसमें करंट फाइंड करना पड़ेगा। ये हर एक जो इसका एज है या इसकी जो साइड है वो एक फाइनाइट वायर की तरह बिहेव कर रही है। क्या करना पड़ेगा, दिस इज अ फाइनाइट वायर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये एक फाइनाइट वायर है, इसकी वजह से, ये एक फाइनाइट वायर है और ये भी एक फाइनाइट वायर है, इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। और 2 वायर ये भी हैं, एक ये और एक ये, इन 6 वायर की वजह से अपन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब 6 का हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन करंट फाइंड करते हैं कि कितना करंट इससे पास होगा। तो अगर आई करंट बाहर से आ रहा है तो हमें, जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, डीसी सर्किट पढ़ा था, तो हमने देखा था कि अगर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, वायर की लेंथ पे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये पूरा सेम वायर का स्ट्रक्चर है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह सेम है, रेजिस्टिविटी सब जगह सेम है, तो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा वहां
लेंथ ज्यादा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पूरा सेक्शन है जिसमें करंट फ्लो हो रही है यहां तक, इस सेक्शन का रेजिस्टेंस इज 3 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेक्शन। पक्की बात है, क्योंकि ये और ये तीनों सीरीज में मान सकते हैं आप। तो अगर एक वायर का रेजिस्टेंस R है तो ये तीनों मिलकर 3R हो जाएंगे, और ये है आपका R। और आपको पता है कि अगर 3R और R ये दो पैरेलल में है और हमें इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो किस में कितना करंट जाएगा? कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे याद है? पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता था इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे अगर I1 ऊपर जाता है तो I1 लिखा जाएगा R डिवाइडेड बाय 4R इंटू I, मतलब I/4, और बचा हुआ करंट जो इसमें से जाएगा I2 वो जाएगा 3I/4। क्लियर है बात? और ये तो बात बताइए जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां करंट कम जाता है। तो ठीक है, ऊपर से करंट I/4 गया, नीचे वाले से करंट 3I/4 गया। तो यहाँ से मेरी बात समझ में आ गई कि इधर करंट जाएगा I/4 I/4 I/4, इधर से जाएगा 3I/4। ठीक है, अब अपन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं सब वायर की वजह से। तो देखो, इन दो वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 है। क्यों ऐसा? अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई वायर जिस डायरेक्शन में है या जो उसी के लेंथ के अलोंग अगर कोई पॉइंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहां 0 होता था। ये वायर इस तरफ है और इसी के लेंथ की तरफ ये पॉइंट है आगे चल के। सिमिलरली ये वायर पे भी ऐसा ही सिचुएशन है, एक्सियल पॉइंट है। तो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0, तो इन दोनों की वजह से कोई फील्ड नहीं आने वाला। ठीक है, अब बचा ये स्क्वायर फ्रेम, इसकी वजह से देखते हैं। सबसे पहले अपन ये वाला वायर चेक करते हैं। इस वायर की वजह से देखें अगर, तो डिस्टेंस तो हम लिख सकते हैं भाई, ये डिस्टेंस कितनी होगी A/2, क्योंकि पूरी साइड ये जो है ये A है, इसका हाफ हो जाएगा A/2, और सबकी वजह से A/2 डिस्टेंस पे ही ये पॉइंट रखा हुआ है, सेंटर पे है। तो चलिए D तो अपन सबके लिए सेम है यहाँ पे A/2। क्लियर है? एंगल देखते हैं, एंगल कौन कौन सा बन रहा है यहाँ पे। तो ये करंट अगर ऊपर जा रहा है, अपन एंगल कैसे देखते हैं कि अगर ये है D, तो इस पॉइंट से इसके टॉप पॉइंट को मिलाने वाला और इसके बॉटम पॉइंट को मिलाने वाला, ये दो एंगल देखे जाते हैं। तो ये एंगल इधर ये भी है 45 डिग्री, क्योंकि यूनिफॉर्म स्क्वायर है, सेंटर पॉइंट है, और ये भी है 45 डिग्री। तो अल्फा और बीटा दोनों यहाँ पे 45 है। D आपका A/2 है, अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या लिखूंगा? अगर लिखता हूँ B1 तो इसको लिखूंगा μ0I/4 by 4 pi d, which is A/2 sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, है ना, sin अल्फा प्लस sin बीटा। ये हो गया। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वायर्स हैं, अपन वेक्टर देखना है तो डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। क्या करें? राइट हैंड पाम रूल देखता हूँ। थंब टुवर्ड्स द करंट, फिंगर्स स्ट्रेच करनी है टुवर्ड्स द पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ऐसा सिचुएशन है। पाम किस डायरेक्शन में है? अंदर की तरफ जाते हुए, टुवर्ड्स द स्क्रीन पाम आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा अंदर की तरफ। तो ये जो फील्ड आएगा ये आएगा अंदर की तरफ। ठीक है, अब देखो जो कैलकुलेशन अपने को करनी है वो हर वायर के लिए सेम होने वाली है, इन तीनों के लिए, क्योंकि तीनों में करंट सेम है, तीनों का एंगल यहाँ अल्फा और बीटा सेम बन रहा है, और तीनों की डिस्टेंसेस भी सेम है। बस डायरेक्शन अपन चेक कर लेते हैं। तो जो ये ऊपर वाला वायर है इसकी वजह से डायरेक्शन चेक करते हैं। ठीक है, करंट जा रहा है इस तरफ, पॉइंट नीचे की तरफ है, फिंगर्स अपन नीचे की तरफ स्ट्रेच करी, और पाम फिर से अंदर स्क्रीन की तरफ है। तो पाम फिर से स्क्रीन की तरफ, मतलब इसकी वजह से अभी जो करंट जाएगा वो भी अंदर जाएगा, सेम जो ऐसा था वैसा ही होगा। और ऐसे ही जो थर्ड वायर है ये वाला, इसकी वजह से अगर देखें तो करंट है नीचे, पॉइंट है इस तरफ, फिर से ये अंदर की तरफ है पाम, तो फिर से यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इन तीन वायर की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ मिलने वाला है वो है 3 टाइम्स ऑफ दिस कंप्लीट थिंग। ठीक है, इन तीन वायर की वजह से 3 टाइम्स ये टोटल चीज मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल गई अंदर की तरफ। अब देखते हैं जो नीचे वाला वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो इसकी वजह से करंट इसमें 3I/4 है, तो मैं इसको लिखता हूँ B2 इक्वल टू μ0 3I/4 डिवाइडेड बाय 4 पाई, इसके लिए भी डिस्टेंस तो A/2 है और एंगल इसके लिए भी 45 है,
तो ये तो सब कुछ सेम रहने वाला है, बस करंट चेंज हो गया। दूसरी बात डायरेक्शन देखते हैं इसकी वजह से, फिर से राइट हैंड पाम रूल, करंट है इस तरफ, ऊपर की तरफ पॉइंट, फिंगर से स्ट्रेच किया, पाम आ रहा है आउटसाइड द स्क्रीन, अवे फ्रॉम द स्क्रीन, है ना। तो पाम अवे फ्रॉम द स्क्रीन है, मतलब ये जो पॉइंट है ये बाहर की तरफ बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर की तरफ दे रहा है ऐसा। अब अपने को टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, तो बी नेट अपन लिख सकते हैं B1 प्लस B2 इन वेक्टर फॉर्म। कितना आएगा देखो, तो दोनों चीजें क्वांटिटी सेम है, ऊपर भी बन रहा है म्यू नॉट इंटू 3I/4, जब 3 आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो, और नीचे भी है म्यू नॉट इंटू 3I/4, बाकी सारी क्वांटिटीज ऑलरेडी सेम है, एक अंदर एक बाहर, मतलब नेट कितना हो गया 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस केस में यहाँ कितना बन रहा है 0 बन रहा है। तो आई गेस आपको ये सारी बातें क्लियर हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, पक्की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुछ ऐसा कि एक वायर आपने लिया, वो वायर है इस तरीके से, एक इनफाइनाइट वायर को आपने फोल्ड कर दिया बीच में से इस तरीके से, ठीक है। एक इनफाइनाइट वायर को आपने बेंड कर दिया, बेंड करके यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना दिया। आपसे पूछा गया कि इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट है यहाँ पे, जो कि डिस्टेंस पे है d डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दिस एंगल इज 45 डिग्री, इस पॉइंट P पे बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर करंट है इस तरीके से। एक इनफाइनाइट वायर लिया, उसको इस तरीके से 90 डिग्री पे बेंड कर दिया, P पॉइंट इसके एंगल बाइसेक्टर पे है, वहां आपसे पूछा गया बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या किया जाए, ध्यान से देखो, अगर मैं एक वायर लेता हूँ, ठीक है, ये एक वायर मैंने उठाया ये वाला नीचे वाला, दूसरे के लिए भी सिमिलर ही बनेगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पे है, चीजें सेम होने वाली हैं, बस डायरेक्शन अपन देख लेंगे। पॉइंट है यहाँ पे, ये एंगल बन रहा है आपका 45 डिग्री, और डिस्टेंस ये दे रखी है d। अपने को डिस्टेंस कौन सी चाहिए होती है, डिस्टेंस तो ये चाहिए होती है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। तो दिस विल बी d/√2 या d sin 45, अब बोल दीजिए d/√2। तो अपने को जो फॉर्मूला में यूज करना है वो डिस्टेंस यूज करनी है d/√2, क्योंकि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बात समझ में आती है। चलिए दूसरी बात, एंगल देखते हैं अल्फा और बीटा। करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, जिधर करंट जाता है उस पॉइंट को मिलाने वाला एंगल होता है अल्फा, ये वाला, और ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री, और क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो एंगल हो गया 45 डिग्री अल्फा। बीटा जो पीछे वाला पॉइंट है उसको मिलाने वाला, पीछे वाला पॉइंट इनफाइनाइट पे है, उसको अगर मिलाना है तो 90 डिग्री एंगल चाहिएगा, तो बीटा हो गया 90 डिग्री, इस तरीके से दिस विल बी 90 डिग्रीज, ठीक है। तो सारी चीजें आपके पास क्लियर हैं। अच्छा, इसकी वजह से अगर मैं फील्ड देखूं डायरेक्शन तो कैसा होगा, करंट की डायरेक्शन है इस तरफ, पॉइंट है ऊपर की तरफ, क्या ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है अंदर की तरफ, तो मैं लिखूंगा इसको, जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मिलेगा अंदर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही अगर ये स्ट्रेट वाला वायर देखो, ऊपर वाला ये वाला वायर देखें, तो देखिए इसके लिए भी चीजें सेम है, ये वही आपको डिस्टेंस d/√2 मिलेगी, अगेन यहाँ पे एंगल आपको यही 45 डिग्री मिलेगा, ये वाला, इस बार आपको बीटा 45 डिग्री मिल रहा है, और अल्फा जो मिल रहा है वो 90 डिग्री मिल रहा है। इस बार करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर जिस तरफ जाता है वो एंगल होता है अल्फा, तो अल्फा आपको मिलेगा 90 डिग्री, और बीटा नीचे नीचे वाले पॉइंट को मिलाने वाला है वो है 45 डिग्री, ठीक है। डिस्टेंस वही d/√2 है, और क्योंकि फॉर्मूला में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है, और एक बार अल्फा 45 है एक बार बीटा 45 है, तो चीजें सेम रहेगी, अपन सीधा ट्वाइस कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं कैसी है। तो इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, पॉइंट है इस डायरेक्शन में, फिर से क्या ये अंदर की तरफ मिल रहा है पाम रूल से, यस, तो इसकी वजह से भी मिलेगा अंदर की तरफ, तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा बी नेट विल बी 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों वायर की वजह से लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I/4 d की जगह आएगा d/√2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, साइन 45 प्लस साइन 90। क्लियर है बात, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं आगे के लिए। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एक एन साइडेड पॉलीगन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक एन साइडेड पॉलीगन,
मैं अभी आप खाली इतना ही बना रहा हूँ, पर ये है एन साइडेड पॉलीगन, इसमें बहुत सारी साइड हो सकती हैं। पॉलीगन है मतलब पूरा क्लोज्ड है ऑब्वियसली, जिसकी टोटल लेंथ आपको दे रखी है L इक्वल टू 2πr। ये इसकी टोटल लेंथ आपको दे रखी है, ठीक है। अगर ये टोटल लेंथ है तो मैं कह सकता हूँ ना कि एक साइड की जो लेंथ होगी a, वो हो जाएगी L/n, क्योंकि ऐसी n साइड्स हैं, विच इज 2πr/n। क्लियर है बात यहाँ तक? आपसे पूछा गया कि बताइए इस पॉलीगन का जो सेंटर होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो क्या करना चाहिए, एक वायर की वजह से अगर मैं निकाल लूं, तो हमने अभी देखा था एक रेक्टेंगल के केस में कि सब जगह अगर ये करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है आई, तो हर एक की वजह से सेम डायरेक्शन में आने वाला है, क्योंकि आई ऐसा है, पॉइंट ऊपर है, बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसे आप अगर ये वाला देख लेंगे साइड वाली लेंथ, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी टेढ़ी है, पॉइंट इधर है, फिर से बाहर आएगा। ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड हर साइड की वजह से बाहर की तरफ आ रहा है, सारे ऐड होते चलेंगे। और क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो सबका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो हम किसी एक वायर की वजह से निकाल लेते हैं, उसको n टाइम्स कर देंगे, अपने को टोटल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो एक वायर की वजह से निकालते हैं, अपने को पता है कि दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो अपने को चाहिए। क्लियर है बात? अब पॉलीगन में एंगल कैसे देखते हैं, तो ये सेंटर वाले पॉइंट पे टोटल एंगल होता है 2π, और इसे कितनी साइड्स हैं, n साइड्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो एंगल बनेगा एक साइड वाला, ये बनेगा 2π/n, और इसका हाफ जो एंगल होगा वो ये और ये बनेंगे, विच इज π/n एंड π/n। क्लियर बात? तो अपने को अल्फा और बीटा यहां से मिल गए, π/n और π/n। डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये है लेंथ a/2, ये एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे ऐसा, जहां पे ये डिस्टेंस है d, ये है a/2 और ये एंगल है π/n। मुझे d फाइंड करना है, मैं लिखूंगा tan ऑफ π/n इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाय d। क्लियर है बात? यहां से आपको d मिलेगा a/2 टाइम्स 10π/n, या 1/10π/n को लिखा जा सकता है cot π/n। तो मैं इसे ऐसा लिखूंगा d इक्वल टू a/2 cot ऑफ π/n। आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए, आप लिखेंगे यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 4πd, d की जगह लिखा जाएगा a/2 cot π/n साइन अल्फा प्लस साइन बीटा साइन ऑफ π/n प्लस साइन ऑफ π/n। क्लियर है बात? इसको अगर पूरा सॉल्व करें तो ये बनेगा 2 टाइम्स, 2 से 2 सब जगह कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाई पाई ए, ये कॉट जो है ऊपर आके आ जाएगा 10π/n, इधर से आएगा साइन π/n। क्लियर है? ये आपका आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर या ड्यू टू दिस एन साइडेड पॉलीगन। क्लियर है बात? अब यहां से मैं क्या करता हूं, पहले तो a की जगह में 2πr डालता हूं, जो अपने पास लिखा हुआ था ऑलरेडी। तो क्या आ जाएगा ये, अच्छा ये तो आपने एक वायर की वजह से निकाला, ऐसे n वायर्स हैं तो अपने को मल्टीप्लाइड बाय n भी करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये आएगा n टाइम्स म्यू नॉट आई बाई पाई, a की जगह आप डालेंगे, a का वैल्यू आपने निकाला था 2πr/n, वो आपने लिखा है यहाँ पे 2πr/n। ये आगे वाली चीज सेम ही है, तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा n स्क्वायर म्यू नॉट आई बाई 2π²r 10π/n साइन π/n। ठीक है, ये आपका बना बी नट। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन था, उसको सॉल्व किया है हमने। इससे इसको यूज करके मैं बताऊंगा आपको कि एक रिंग की वजह से, एक लूप की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, एक लूप, एक लूप मतलब क्या n टेंड्स टू इन्फिनिटी मान सकता हूं मैं? क्या एक लूप जो होता है वो एक इनफाइनाइट साइड्स का एक पॉलीगन माना जा सकता है? बहुत छोटी 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 साइड्स मिला के एक लूप बना सकती है। यस। तो अगर इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में मैं अगर लिमिट लगाता हूं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या मुझे b मिल जाएगा
एट द सेंटर ऑफ द लूप। यस, तो मैं यही करने वाला हूं। अगर मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है लूप के जिसमें करंट जा रहा है आई, तो मैं क्या करूंगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखता हूं। अब देखो यहाँ आपके पास आएगा म्यू नॉट आई बाय 2r 10 पाई बाई n साइन पाई बाई n। अब देखिए यहाँ पे जो n स्क्वायर और पाई स्क्वायर है ना, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, पाई बाई n और पाई बाई n। देखिए नीचे पाई स्क्वायर बन रहा है और n स्क्वायर बन रहा है, n स्क्वायर ऊपर जा रहा है, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है। मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है, n स्क्वायर को नीचे ले आया और पाई स्क्वायर n स्क्वायर को मैंने लिख दिया पाई बाई n और पाई बाई n अलग अलग करके। ठीक है, लिमिट जब आप लगाते हैं तो लिमिट आप लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब लिमिट ऑफ पाई बाई n टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब पाई बाई n टेंड्स टू जीरो। और अगर मैं पाई बाई n को थीटा मान लेता हूं तो मैं ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो tan थीटा बाई थीटा एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा। क्या ये लिखा हुआ है? नीट वाले बच्चे ज्यादा लोड ना लें, वो सीधा रिजल्ट याद रखेंगे लूप के लिए। जेई वाले बच्चों के लिए बस ये एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, आप देख सकते हैं इसे। यहाँ से हम रिजल्ट फाइंड करेंगे, लिमिट आपने पढ़ी है इसलिए आपको बता रहा हूँ। नीट वाले बच्चे थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, सीधा रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। देखें तो ये अपने को पता है लिमिट टेन थीटा बाई थीटा साइन थीटा बाई थीटा होता है 1। तो ये कितना आपके पास आंसर आया फाइनली? बी आया म्यू नॉट आई बाई 2r, क्योंकि ये पूरी चीज मिलके हो गई आपकी 1। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस r। अब देखो रेडियस r मैंने यहाँ क्यों मान ली सीधी सीधी, क्योंकि वहां जब अपन ने इसको प्रूव किया था तो मैंने इसकी टोटल लेंथ कितनी मानी थी, 2 पाई r। क्या एक लूप के लिए टोटल लेंथ 2 पाई r होगी अगर उसका रेडियस r है तो? यस। तो ये बात बिल्कुल वहां से हम लेते हुए चल रहे थे, इसलिए यहाँ इस r को रेडियस मानने में कोई बुराई नहीं है। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर एक लूप में करंट I फ्लो हो रही है तो उसके सेंटर पे, इस सेंटर वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा ये म्यू नॉट I बाई 2r। और इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? इसकी डायरेक्शन दी जाएगी जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि एक लूप में अगर अपने को सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में, यहाँ से आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब के रूप में। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो देखो मैग्नेट करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो इनसाइड द स्क्रीन आ रही है, इस प्लेन के अंदर आ रही है। तो मैं यहां लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन। क्लियर है बात यहां तक? तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए म्यू नॉट आई बाई 2r, और इस तरीके से हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जल्दी से। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें डाइपोल वाला क्वेश्चन था। डाइपोल वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, दो अलग अलग चार्जेस को, एक पॉजिटिव क्यू एक माइनस क्यू, की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ भी आपको यही करना है कि उस की जो लेंथ है उसको आपको नेग्लिजिबल मानना है। जैसे आपको बोल दिया गया कि दो करंट कैरिंग वायर हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, मतलब एक में करंट बाहर की तरफ आ रहा है, दूसरे में करंट अंदर की तरफ जा रहा है। एक वायर ऐसा रखा हुआ है, दो पैरेलल वायर रखे हुए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक में करंट इनसाइड द प्लेन है, एक में करंट आउटसाइड द प्लेन है, ऐसा। इसकी वजह से अगर आपको यहाँ किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो क्या करेंगे? पहले तो हमें यही देखना है कि इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी कितनी दे रखी है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों की, और दोनों इनफाइनाइट वायर हैं। इनफाइनाइट वायर की वजह से हमें सीधा सीधा फॉर्मूला पता है, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन वो फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, क्योंकि दो वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहां आएगा और दोनों वेक्टरिकली ऐड होंगे। तो अगर इस वाले वायर में देखे जाए, इसकी वजह से जो राइट वाला वायर है जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रही है, उसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो थंब को मैंने बाहर की तरफ रखा,
अवे फ्रॉम द स्क्रीन, फिंगर्स को उस तरफ एक्सटेंड किया जिस तरफ पॉइंट है, वहां से मैं अगर देखूं तो मुझे मिलेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि ये दोनों 90 डिग्री पे भी बन रहा है, ऐसा एक सिचुएशन बन रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा इस तरफ, इसको बोला B1, ये था वायर 1। ऐसे अगर ये वायर 2 है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो यहाँ पे करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो थंब में रखूंगा इनसाइड, मतलब टुवर्ड्स द स्क्रीन। फिंगर्स को एक्सटेंड करूंगा मैं इस डायरेक्शन में, राइट हैंड के फिंगर्स को एक्सटेंड किया टुवर्ड्स द पॉइंट, वहां से पाम देखो तो नीचे की तरफ आता है इस डायरेक्शन में, तो ये आएगा B2। अब ये B1 और B2 की वजह से आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ से आप इसको वेक्टर सम करेंगे और फाइनल आंसर यहाँ से अपना बताएंगे। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर एक रिंग है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, रिंग के सेंटर पे अभी हम देख चुके हैं म्यू नॉट I बाई 2R होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए एज इट इज। रिंग के सेंटर पे म्यू नॉट I बाई 2R, इसके एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स से इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, यहां आपको पूछा गया कि एक पॉइंट है जो यहाँ से x डिस्टेंस पे है, इस जगह पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस रिंग की रेडियस जो आपको दे रखी है वो R दे रखी है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है, ऐसा पूरा सिचुएशन है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करें, कैसे किया जाए। अब यहाँ खास दिक्कत क्या है कि अगर मैं इस रिंग के हर एक छोटे छोटे लेंथ को एक एलिमेंट मानता हूँ, एक एलिमेंट को एक फाइनाइट वायर मानता हूँ, तो उसकी वजह से मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स यहाँ बनेंगे तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, तो अपन करते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट मैंने कंसिडर किया ऊपर, छोटा सा, ठीक है, ऐसा, जिसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो ये करंट आ रहा है बाहर की तरफ, है ना, रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन रखी हुई है, बाहर की तरफ करंट आ रहा है। तो मैंने जो थंब रखा वो रखा बाहर की तरफ, फिंगर्स को स्ट्रेच करूंगा मैं इस पॉइंट की तरफ, P की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, इस तरफ आप नीचे की तरफ इसको स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, थंब मैं बताता हूँ, थंब आ रहा है आपका बाहर की तरफ ऐसे, फिंगर्स आपने स्ट्रेच कर रखी है इस डायरेक्शन में, इस तरफ, इस डायरेक्शन में। तो जो आपका पाम आएगा वो फिंगर्स के परपेंडिकुलर आता है, मतलब पाम जो आएगा वो इस तरफ आएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा DB, ये इस एलिमेंट की वजह से आएगा जिसकी लेंथ है आपकी DL। क्लियर है बात? एंगल अगर देखा जाए तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, और ये थीटा आराम से लिखा जा सकता है क्योंकि अपने को ये लेंथ पता है, दिस इज √R² + x²। थीटा अपने को पता है, ये लिखा जा सकता है, और ये परपेंडिकुलर था, तो ये एंगल कितना बचा, 90 - थीटा। अब इस डीवी के आप खुद सोचिए कि जितने एलिमेंट्स आप यहाँ लेंगे, इस रिंग पे जितने भी एलिमेंट्स आप लेंगे, हर एक की वजह से डीबी की जो डायरेक्शन आएगी वो कुछ ऐसी ही आएगी। तो सोचो अगर मैं एक एलिमेंट यहाँ लेता नीचे की तरफ ऐसा अंदर जाता हुआ, ठीक है, करंट जिसमें अंदर की तरफ जा रहा है, अब आप करंट अंदर जा रहा है, आप पी की तरफ अपने पॉइंट हाथ को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो फिर से आपने फिंगर स्ट्रेच करी इस डायरेक्शन में, तो इस बार जो आता वो इस तरफ आता, ये फिर से 90 बनता और डीबी ये आता। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हर एक की वजह से, हर एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो एक ऐसा कोन बनाते हुए आएगी, है ना, यहाँ से इस तरीके से कोन बनाते हुए बहुत सारे वेक्टर्स मिलेंगे। और जब कोन बनाते हुए वेक्टर्स मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि हर एक वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सब कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि वो सारे इस डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में के सारे वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस डायरेक्शन के सारे वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इसके दो कंपोनेंट्स ऐसे और ऐसे, नीचे वाले के भी दो कंपोनेंट्स ऐसे और ऐसे, तो ये कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये कंपोनेंट सारे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे जो बी नेट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, या पहले डी बी लिख देते हैं, उसको इंटीग्रेट अपने को करना है। तो डी बी अपन जो लिखेंगे वो लिखेंगे
ये जो आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है, dl क्रॉस r, तो dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक है, ये था। अब dl और r में कितना एंगल है, dl और r में कितना एंगल है, ये एंगल 90 डिग्रीज है, क्योंकि एक वेक्टर है अंदर की तरफ और एक है ऐसा, इस तरीके से। भाई अगर आप ऊपर वाला dl देखो तो वो बाहर की तरफ आ रहा है, जो ये r है वो इस तरफ है, तो ये भाई dl बाहर की तरफ है, ये r इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्रीज। तो dl क्रॉस r जो हमने लिखा है वो एक्चुअली हो जाएगा dl r, क्योंकि साइन 90 होता है 1। ठीक है, अब अपने को लिखना है b, तो यहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि ये जो कंपोनेंट है ये वाले सारे कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, मतलब cos ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा, ये कंपोनेंट सारे ऐड होंगे। तो अपन जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम करेंगे b नेट इक्वल टू इंटीग्रल db साइन थीटा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा db cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट सारे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे ऐसा। क्लियर है बात? चलिए इंटीग्रेशन करते हैं जल्दी से। db की वैल्यू डालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ db की वैल्यू है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई dl इंटू r बाय r क्यूब साइन थीटा, ऐसा वैल्यू। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू अपन क्या रखेंगे ऐसे, ध्यान से देखो तो साइन थीटा इसमें बनता है आपके पास कैपिटल R बाय स्मॉल r, तो यह मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r बाय r क्यूब, साइन थीटा की जगह बना कैपिटल R बाय स्मॉल r और dl, इसको अपने को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इसमें पूरा एक वेरिएबल सिर्फ dl है, स्मॉल r कैपिटल R ये सारी चीजें कांस्टेंट है। dl टोटल लेंथ ऑफ द लूप कितना होता है, टोटल लेंथ ऑफ द लूप इज 2 पाई r, 2 पाई r रखते हैं तो बनेगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 2 पाई r। फाइनल आंसर जो बना आपके पास वो बनेगा म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये जो स्मॉल r था वो था आपका रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तो मिलेगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। दिस इज b नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। और ये कैसा है, तो ध्यान रखिएगा अभी हमने जो डायरेक्शन ली थी वो डायरेक्शन थी, करंट जो है वो ऊपर से बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसा है करंट। तो आप फिर से करंट की डायरेक्शन में ही अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, राइट हैंड के फिंगर्स को, जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको देगा एक्सियल पॉइंट पे भी, जो सेंटर पे देता था वही डायरेक्शन एक्सियल पॉइंट पे भी आपको मिलेगी, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की। अगर सोचो करंट उल्टा जा रहा होता, करंट ऊपर से अंदर जा रहा होता और नीचे से बाहर आ रहा होता ऐसा, तो हम करंट इस तरह से कर्ल करते अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, डायरेक्शन अपोजिट आती, इस तरफ आती। ठीक है, तो डायरेक्शन देना फिर से वही बात है, और ये कैसा होगा हमेशा अलोंग द एक्सिस होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाले कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो गए थे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमेशा अलोंग द एक्सिस आएगा। और इसको कैसे डायरेक्शन देखा जाएगा, अपने करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट उसके हिसाब से थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। क्लियर है यहाँ तक सारी बात? चलिए अब सोचो इसी से अगर मुझे देखना था कि सेंटर पे कितना है, तो सेंटर पे क्या ऐसे फाइंड कर सकते हैं, सेंटर मतलब x कितना हो गया 0, भाई x क्या था यहाँ से डिस्टेंस, सेंटर पे ही निकालना है तो x हो गया 0। इस फॉर्मूला में अगर x 0 रख दूं तो क्या मिल रहा है, देखो b मिल रहा है आपको म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r क्यूब, फाइनल आंसर मिला म्यू नॉट आई बाय 2r। तो वही हमने जो ऊपर प्रूव किया था वो आपको यहाँ से भी फिर से मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो देख लीजिए जल्दी से, अगर एक लूप ऐसा बना हुआ है इस तरीके से, इसका एक्सेस बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक ऐसा, ठीक है, तो लूप तो आपको समझ में आ रहा होगा।
पीछे वाले जो पोर्शन है उससे करंट आ रही है ऐसी और आगे वाले पोर्शन से बाहर निकल रही है ऐसी। ठीक है, करंट नीचे से अंदर जा रही है, ऊपर से बाहर आ रही है, ऐसी करंट है इसमें। तो इसके हिसाब से अगर मुझे दोनों पॉइंट पे, एक पॉइंट इस तरफ है और एक पॉइंट इस तरफ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे? डायरेक्शन हमेशा होती है एक ही तरफ। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करता हूं तो मुझे थंब की डायरेक्शन में मिलता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी ऐसा होगा और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी ऐसा होगा। तो ध्यान रखिएगा, लूप के दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं करंट डायरेक्शन इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द लूप and is given by right hand thumb rule. क्लियर है? पक्की बात? चलिए, इसी के लिए अगर आपको एक ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसा बना सकते हैं? जैसा ये आपने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है रिंग के केस में, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है। उसमें भी पावर 3/2 आप लिखते थे जब एक चार्ज रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही तरीका है। तो इसके लिए भी जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ही ग्राफ बनेगा पावर 3/2 के हिसाब से। ऐसा जो वहां एक ग्राफ बनता था ऐसा ग्राफ एक यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे बी डिक्रीज होगा। क्लियर है बात? ओके, अब इसमें एक बात और आती है कि ये जो हमने लूप लिया, ये लूप था सिंगल टर्न का। सिंगल टर्न मतलब वायर को अब बस आपने एक बार टर्न करके एक लूप बना दिया। सोचो अगर एक वायर को आप ऐसे बहुत सारे लूप बनाते चले तो एक बहुत सारे टर्न्स कर दिया आपने एक ही जगह पे। ठीक है, एक पतले पतले वायर लेके बहुत सारे आपने उस पर टर्न घुमा दिए। तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो कितना हो जाएगा? तो सोचो हर एक लूप, हर एक बार करंट एक पूरा चक्कर काट के वापस आ रहा है, पूरा करंट पूरा घूम के वापस आ रहा है, और हर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगा। तो अगर n टर्न्स किसी लूप में होते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो भी हो जाएगा बी नेट। जो आप लिखोगे वो लिखोगे n टाइम्स बी। तो बात ध्यान रखना कि अगर एक सिंगल लूप है तो आप सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड बी लिखेंगे जो भी आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा उससे। लेकिन अगर वहां पे आपको टर्न्स भी दे दिए, नंबर ऑफ टर्न्स भी n दे दिए, तो आप जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे वो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हर एक बार टर्न एक लूप की तरह बिहेव कर रहा है और हर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है जो ऐड होता रहेगा। ठीक है बात यहां तक? पक्की बात? चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे अगर पूछा गया कि एक हाफ रिंग है आपके पास, उस हाफ रिंग की वजह से बताइए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो आपने ये तो पढ़ लिया था कि इस पूरे रिंग की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो था μ0I/2r। आई अगर ऐसा है तो आप करंट की डायरेक्शन भी, करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी दे सकते थे। पर सोचो अगर हाफ रिंग है, रिंग सिर्फ इतनी सी है, ठीक है, उसकी वजह से आपको पूछा गया कि बताइए सेंटर पे जो इस, अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका जो सेंटर होता उस पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो क्या करना है? क्या हम इसको सीधा सीधा आधा कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को? क्या मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू हाफ ऑफ μ0I/2r? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जब सर्कल को प्रूव किया था, एक लूप की वजह से प्रूव किया था, तो हमने बहुत सारे से छोटे छोटे एलिमेंट्स माने थे ना, रिमेंबर? एक इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगन से हमने इसको प्रूव किया था। तो सोचो अगर, और इसमें सारे एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो ऐड हो रहा था, तो हमने उस वजह से इसको ऐसा लिख लिया था। अब अगर ये आधा ही होता तो आधे ही पोर्शन में हम एलिमेंट्स लेते और उसी की वजह से ऐड होता, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सीधा सीधा आधा हो जाता। तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड पूरी रिंग का है उसका आधा ड्यू टू हाफ रिंग होगा। ऐसे अगर आपको क्वार्टर रिंग दी होती तो इतनी ही रिंग दी होती, क्वार्टर रिंग दी हुई है दिस, इसके वजह से सेंटर पे आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो क्या हम फिर से इसको सॉल्व कर सकते थे? यस, ये हो जाता 1/4 ऑफ μ0I/2r। अब ये 1/2 1/4 लिखा है, तो मान लीजिए आपको ऐसा दिया होता, कोई एक आर्क दे दिया जो थीटा एंगल बना रहा है, अपने को नहीं पता कि एंगल कितना है, जो भी एंगल, रैंडम एंगल थीटा है, और इसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया एट द सेंटर। तो क्या करेंगे बताइए?
यहाँ हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, ये तो हो गया पूरा रिंग की वजह से कंप्लीट रिंग, और ये जो पोर्शन है कितना है, थीटा बाई 2 पाई के बराबर। जैसे आपने यहाँ 1/4 लिखा 90/2 पाई या 90/360, वैसे यहाँ लिखेंगे थीटा बाई 2 पाई। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस आर्क। क्लियर है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे कि पूरे रिंग के लिए म्यू नॉट आई बाई 2r, और बाकी जितना आर्क जो एंगल वो बना रहा है उसके हिसाब से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं उसी पोर्शन में। 1/4 था तो हमने 1/4 कर दिया। कोई एंगल थीटा है तो थीटा बाई 2 पाई से आप वो पोर्शन फाइंड करके म्यू नॉट आई बाई 2r से मल्टीप्लाई कर देंगे और आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं उसके सेंटर पे। क्लियर है बात यहाँ तक? डायरेक्शन फिर से बता देता हूँ। राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है, थंब की डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। ठीक है, चलिए तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको दे रखा है एक ऐसा लूप, एक सेमी सर्कल, यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल। ठीक है, ये इन दोनों ही सेमी सर्कल के सेंटर हैं, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, सेम सेंटर पे है। तो जो लूप है उसमें करंट चल रहा है कुछ ऐसा, यहाँ से चला, इसमें चला, इसमें चला, फिर यहाँ से आगे बढ़ा, और इस तरीके से इसमें करंट चल रहा है। ठीक है, करंट है आई, एक ही लूप है, उसमें सब जगह करंट सेम रहेगा। रेडियस आपको दे रखी है, दिस इज r एंड दिस इज 2r। आपसे पूछा गया बताइए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा, ये पॉइंट जो सेंटर है P, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे तो 4 एलिमेंट्स यहाँ पे बनते हैं। 4 एलिमेंट्स कौन से? एक सेमी सर्कल 2r रेडियस वाला, एक सेमी सर्कल r रेडियस वाला, और 2 ये लाइंस कनेक्टिंग। ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखना है। अब ये जो दोनों लाइंस हैं इनके लिए पॉइंट यहाँ पे है, और हमें पता है कि जब करंट कैरिंग वायर से सेम एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हो गए इनकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0। ठीक है, इसकी वजह से कुछ नहीं आएगा और इसकी वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जो बचे दोनों सेमी सर्कल्स, उनकी वजह से अभी अपन ने देखा है कितना कितना लिखा जाता है, म्यू नॉट आई बाई 4r, क्योंकि हाफ ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। तो हम लिखेंगे अगर दिस इज सर्कल 1, दिस इज सर्कल 2, या लूप 1 लूप 2, तो मैं लिख सकता हूँ v1 विल बी म्यू नॉट आई बाई 4r, इसकी रेडियस r है, और इसकी डायरेक्शन क्या हो, तो देखो ये क्लॉकवाइज करंट इसमें चल रहा है, जब क्लॉकवाइज करंट चलता है तो फील्ड की डायरेक्शन आ रही है टूवर्ड्स द स्क्रीन, मतलब इनसाइड, तो ये हो जाएगा इनसाइड इस तरीके से। ऐसे अगर B2 देखा जाए जो ऊपर वाला सेमी सर्कल है उसकी वजह से, तो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई, करंट सेम है 4 और इसकी रेडियस है 2r, और इसकी वजह से इसमें करंट चल रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो आप इस तरीके से इसको रोटेट करेंगे, आएगा बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द स्क्रीन, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पे आने वाला है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक अंदर एक बाहर है, तो मैं लिखूंगा B1 माइनस B2 इज योर आंसर, हो जाएगा फाइनल म्यू नॉट आई बाई 4r माइनस म्यू नॉट आई बाई 8r अंदर की तरफ, क्योंकि आपने B1 को पॉजिटिव लिया है, उसकी डायरेक्शन अंदर है, इसलिए फाइनल डायरेक्शन भी अंदर लिखी है आपने। फाइनल आंसर इज म्यू नॉट आई बाई 8r अंदर की तरफ। क्लियर है बात? किया जा सकता है ऐसा आराम से। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने। क्वेश्चन इस बार क्या है कि ऐसा एक वायर है, दिस इज सेमी इनफाइनाइट वायर, आगे आके आपने इसको ऐसा लूप बना दिया और यहाँ से फिर से इसे आगे भेज दिया एक वायर बना के। ठीक है, यहाँ से भी एक वायर है ये। तो बेसिकली एक इनफाइनाइट वायर था, उसको आपने 2 जगह से बेंड करके ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक सेमी सर्कल, और फिर से उसको बेंड करके आगे भेज दिया। आपसे पूछा गया कि इसका जो ये सेंटर है, यहाँ बताइए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, रेडियस है r, करंट चल रहा है इस तरह से। ओके, इस सेंटर C पे आपको पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो फिर से यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे, कौन कौन से? एक ये वाला सेमी इनफाइनाइट वायर, दूसरा ये वाला सेमी सर्कल, और तीसरा ये अगेन सेमी इनफाइनाइट वायर।
B1 प्लस B2 प्लस B3 अपने को टोटल लिखना है। B1 सबसे पहले लिखते हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर ऐसा है, ये वायर है, पॉइंट यहाँ पे है इस तरीके से, ये डिस्टेंस अपने को पता है रेडियस के बराबर है r, करंट चल रहा है ऐसा। क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, रिमेंबर म्यू नॉट आई बाय सॉरी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, डी इज हियर r। और इसकी डायरेक्शन क्या है? तो वायर की वजह से थंब जाता है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर स्ट्रेच होती है टुवर्ड्स द पॉइंट, पाम की डायरेक्शन अंदर की तरफ जो आ रहा है वो आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड। B2 अगेन एक सेमी सर्कल ऐसा है, यहाँ पे पूछा गया करंट ऐसी है, रेडियस r है, फॉर्मूला अपने को पता है होता है म्यू नॉट आई बाई 4r, ध्यान रखना यहाँ पाई नहीं आता, म्यू नॉट आई बाई 4r। और करंट डायरेक्शन के करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इस तरह से करंट चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ अगेन ये। थर्ड B3 जब लिखते हैं तो B3 क्या आएगा? ये आपका वायर है और पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, क्या ये इसके सेम लेंथ पे है, एक्शियल पॉइंट है, तो इसकी वजह से कितना आएगा? 0। याद है ना, जब वायर उस पॉइंट को क्रॉस कर जाए या सेम लेंथ पे हो, सेम एक्शियल पॉइंट पे हो, तो 0 होता है इसकी वजह से फील्ड। बस अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो बी नेट जो आपके पास आएगा वो आएगा B1 प्लस B2 अंदर की तरफ। क्लियर है बात? आसानी से किया जा सकता है। चलिए और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इसमें, बहुत सारे, आप इन्हें ट्राई करेंगे। एक इनफाइनाइट वायर था, उसको आपने इस तरीके से बना दिया, ये इनफाइनाइट वायर है, करंट चल रही है इस डायरेक्शन में, रेडियस r दे रखी है, इसकी वजह से पूछा आपको बताइए कितना आंसर आएगा, कोई सेंटर पे ही पूछेंगे, या फिर आपसे ये पूछा है कि एक इनफाइनाइट वायर अगेन, इनफाइनाइट वायर ऐसा है, ठीक है, इस बार लूप अंदर की तरफ बनाया है, यहां से आपको पूछा कि बताइए सेंटर पे कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, करंट चल रहा है ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, बताएंगे कितना आंसर इनका आता है। चलिए अच्छा, अगर ये 3D में दे दें तो ये दोनों आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, ये भी आप ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको दे रखा है कुछ ऐसा, XYZ एक्सेस बना के, X एक्सेस, Y एक्सेस और Z एक्सेस ऐसा आपको दे रखा है। इस बार जो आपको वायर दिया है वो वायर दिया है इस तरीके से, Z एक्सिस पे चल रहा है और इस प्लेन में ऐसा है, मतलब Z एक्सिस की तरफ से आया, XY प्लेन में ये बना और फिर से वायर इस तरफ निकल गया Z एक्सिस की तरफ, पैरेलल टू Z एक्सिस, ठीक है। तो ये जो बीच वाला लूप है दिस इज परपेंडिकुलर, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये परपेंडिकुलर है और ये भी आपस में परपेंडिकुलर उसमें है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि वायर ऐसे आ रहा है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टली, जो लूप है वो वर्टिकल वाले में लूप है और फिर से हॉरिजॉन्टल वायर आ गया बाहर की तरफ, इस बार ऐसा आपको दे रखा है। फिर से बताता हूँ, वायर जो चला हॉरिजॉन्टली चला, लूप जो बना वो वर्टिकल लूप है ऐसा, फिर वापस वायर हॉरिजॉन्टली बाहर आ गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूछा है बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, करंट की डायरेक्शन मैंने जो बता रखी है वही है, आई इस तरीके से चल रहा है, जो लूप की रेडियस है वो r है और आपको वही सेंटर पे ही पूछा है, इसके यहाँ पे पॉइंट C पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका आंसर मैं आपको फाइनल बता देता हूँ, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r माइनस j कैप प्लस म्यू नॉट आई बाई 4r माइनस k कैप। दिस इज द फाइनल आंसर जो आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। ट्राई कीजिएगा आप इसको एक बार, नहीं होगा तो आप पूछेगा फिर से। और एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लूप आपको बना रखा है ऐसा कि एक बड़ा लूप है, एक छोटा लूप यहाँ पे ऐसा है, ये इन दोनों का ही सेंटर है, दोनों का सेंटर यही है। पूछा आपसे बताइए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना होगा और ये रेडियस आपको दे रखी है, करंट जो चल रहा है वो चल रहा है इस तरीके से, आई ये करंट ऐसे फ्लो होता रहेगा इस पूरे लूप में। इसके लिए आपको बताया C पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्लियर है बात? चलिए
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, उन सब के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहां हम बात करेंगे सोलेनोइड के बारे में और फिर आगे चलेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ पे, देखेंगे ये सारी चीजें क्या कहती हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की। मिलते हैं, बाय बाय।